Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back again with another strategy video for all of you and this time हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे अपने टेस्ट सीरीज के मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो यार मेरा एक मंत्रा है जो मैं आपसे हमेशा शेयर करता हूं, अटेम्प्ट, एनालाइज, रिवाइज एंड रिपीट द एंटायर प्रोसेस। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्या होता है ना, अटेम्प्ट तो करते हैं, ढेर सारा टेस्ट देते हैं, लेकिन ये एनालिसिस और रिवीजन वाला पार्ट उनका मिसिंग रहता है, जिस कारण से क्या होता है कि दे आर नॉट एबल टू इंप्रूव देयर टेस्ट सीरीज परफॉर्मेंस। और मुझे डेली बेसिस पे इतने सारे बच्चों का मैसेज आता है ना कि सर हम 40 मार्क्स पे अटके हैं, सर हम 50 मार्क्स पे अटके हैं। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में इस बारे में माइनर वे में चर्चा करता हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो दिया जाए जिसके माध्यम से आपकी ये क्वेरी आंसर हो सके कि कैसे आप अपने मार्क्स को इंप्रूव करोगे। तो मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। तो बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो के एंड में लाइक जरूर कीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे इस समय जिस भी मार्क्स रेंज में अटके हैं एटलीस्ट अपने 10-15 मार्क्स बढ़ा पाएं। बिकॉज वी एज इंजीनियर शुड सपोर्ट ईच अदर इन द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आपके यहां पे बेटा सभी बच्चे फाइट कर रहे हैं करियर बनाने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अलग अलग तरह की लड़ाइयां सब लोग लड़ रहे हैं, अलग अलग तरह की स्ट्रगल है। अगर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे देन हु विल। तो इसीलिए प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अटेम्प्ट की बात करें बेटा, तो जो आपके शुरू के 4-5 मॉक टेस्ट होते हैं ना, उनको अलग अलग स्ट्रैटेजी से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। यानी जैसे कभी आपने एप्टीट्यूड सेक्शन से शुरुआत कर ली, कभी आपने टेक्निकल सेक्शन से शुरुआत कर ली, आपने टाइम डेडिकेशन अलग अलग कर दिया, एप्टीट्यूड को कभी ज्यादा टाइम दिया, कभी थोड़ा कम टाइम में बनाने की कोशिश की। तो जब तक आप अलग अलग हथकंडे नहीं आजमाओगे पेपर पे, आपको नहीं पता चलेगा आपको कौन सी टेक्निक बेस्ट सूट करती है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, स्पेशली अगर मैं बोलूं, कई बच्चों का एप्टीट्यूड सेक्शन बहुत सॉलिड होता है। तो अगर वो एप्टीट्यूड से शुरुआत करते हैं ना, तो इनिशियल फेज में ही उनको पेपर के एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, जिससे कि एक पुश मिल जाता है, आगे चल के वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कई लोग का एप्टीट्यूड थोड़ा कमजोर होता है बट दे आर वेरी गुड एट टेक्निकल, तो वो लोग टेक्निकल से शुरू कर सकते हैं। तो जब तक बेटा ये चीजें आप लोग ट्राई आउट नहीं करोगे ना, आपको नहीं समझ आएगा कि कौन सी चीज बेस्ट है। जैसे शॉप में कोई चीज खरीदने जाए यार, कपड़े ही खरीदने जाओ, तो कपड़ा कोई बेस्ट थोड़ी ना होता है कि यही बेस्ट है। जो आपको सूट करे वो आपके लिए बेस्ट है। सेम वे में बेटा जो स्ट्रैटेजी आपको सूट करे वही बेस्ट स्ट्रैटेजी है, rather देन की एक यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी फॉर एवरीवन। अब देखो इसके अंदर क्या है, आपका टेस्ट सीरीज में पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको जो है ना 50 से 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। मैंने 5 लिख दिया गलती से, वो हाइफन बन गया। 50 से 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बट विद 90% एक्यूरेसी। अभी कोई बच्चा मुझे एक दिन सेशन में बोल रहा था सर मेरी 60% एक्यूरेसी है, क्या ये सही है? बेटा 60% एक्यूरेसी इज वेरी वेरी लो। मैं ये नहीं कहता आप 100% एक्यूरेट हो सकते हो, लेकिन 90 के अबव टारगेट करके अगर आप 80-85 पे भी पहुंच गए तो डिसेंट है, और 90 के अबव तो भैया गजब है। 90 से ज्यादा % एक्यूरेसी है और इतने अटेम्प्ट के साथ तो आप एक अच्छी रैंक के बेहतरीन हकदार हैं। अब देखो कुछ चीजें ध्यान रखिएगा पेपर देते हुए, किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम आप स्पेंड मत कीजिए। कई बार क्या होता है ना, ऐसा लगता है बस अभी आया आंसर, अभी आया, ये तो बन गया बन गया बन गया, ऐसा करते करते ना 6-8 मिनट उसके अंदर निकल जाते हैं। तो बेटा अगर ऐसा हो रहा है तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं। आप जब स्क्रैप पैड में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, वैसे तो आप स्क्रैप पैड लेके बैठा करो 25 शीट वाला, तो आप जब स्क्रैप पैड में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो मेरे बच्चों, जिस भी पेज पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर नहीं आंसर आ रहा है, अभी टाइम ज्यादा लग रहा है, उस पेपर को बाकी का ब्लैंक छोड़ के अगले पेज से अगला सवाल आप स्टार्ट कर दो, ताकि जब आप इस क्वेश्चन पे लौट के आते हो तो आपके पास स्पेस भी है, आपके पास अब तक का किया हुआ सॉल्यूशन भी है। और पता है बहुत बार क्या होता है ना, जब हम एक क्वेश्चन पे लौट के आते हैं तो हमारा एक फ्रेश पर्सपेक्टिव होता है, हम उसे एक नई नजरिए से देखते हैं, एक नए क्वेश्चन की तरह देखते हैं, और कुछ चीजें ऐसी ऑब्जर्व कर लेते हैं ना जो शायद हमने फर्स्ट टाइम में की ही नहीं थी। अगर हमने कुछ चीजें ऐसी ऑब्जर्व ही नहीं की थी फर्स्ट टाइम में, उस क्वेश्चन के अंदर कुछ छुपे हुए राज थे, तो वो दूसरी बार में खुल जाते हैं, और हो सकता है वो क्वेश्चन जो 1 या 2 पेज कंज्यूम कर रहा था वो आधे पेज में सॉल्व हो जाए। बट क्या होता है जब हम एक क्वेश्चन पे लगे रहते हैं उसको बनाने, तो हम पता है इतना ज्यादा एक तरीके के ऊपर फोकस हो जाते हैं कि हम अपनी सोच को कभी बदलते ही नहीं, हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को देखते ही नहीं।
क्योंकि यार रिस्क लगता है ना। अगर आप 10 स्टेप कर चुके हो तो दोबारा से तो फर्स्ट स्टेप से नहीं शुरू करोगे ना। आप चाहोगे आपको 11वां स्टेप मिल जाए, आप आंसर पे पहुंच जाओ। भले ही आपको समझ आ रहा है आपकी अप्रोच लंबी है, लेकिन इतना गट्स किसी के पास नहीं होता कि मेथड ही पूरा चेंज कर दे और दोबारा से क्वेश्चन को शुरू कर दे। इसीलिए बेटा वहां पे हम लोग बहुत ज्यादा फंस जाते हैं और बहुत अनऑप्टिमाइज्ड अप्रोच को लेते हैं, जिससे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। और पता है ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली नुकसान नहीं करेगा, हद से हद क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको इसमें 0 मिल जाएगा। लेकिन अगले 2-3 क्वेश्चन जो अब आपको आते हैं, आप इसमें स्पेंड हुआ हुआ टाइम वहां कंपेंसेट करोगे और जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें भी गलती करके आओगे, वहां से आप नेगेटिव मार्किंग लेके आओगे, विच इज वेरी वेरी बैड। मैं हमेशा बच्चों को एक चीज कहता हूं, बेटा आपकी रैंक वो क्वेश्चन नहीं डुबाता जो आपको नहीं आता, बल्कि डुबाता वो क्वेश्चन है जो आपको आता है, क्योंकि वहां आप उस क्वेश्चन को हल्के में लेते हो, लीनियंटली लेते हो, वहां और स्पीड पकड़ने की कोशिश करते हो, तो ये गलत है। आप ऐसे क्वेश्चन के लिए टाइम ना बचाएं जो आपसे नहीं बन रहा है, बल्कि जो आपसे बन रहा है उसको 10 सेकंड फालतू देके ये मेक श्योर करें कि ये क्वेश्चन में मुझे पूरे नंबर मिलने वाले हैं। दैट शुड बी द राइट एटीट्यूड। बट पता है ये राइट एटीट्यूड पाना इतना आसान नहीं है यार, अपनी गट फीलिंग के अगेंस्ट जाना इतना आसान नहीं है। हम लोग का एक इंस्टिंक्ट होता है, हम लोग का एक अंदर से फीलिंग होता है कि ऐसा मुझे करना चाहिए। बट बेटा जिस दिन उस फीलिंग पे काबू पालोगे ना, भले ही आपका दिमाग आपको कह रहा है, आपका दिल कह रहा है भाई एक और क्वेश्चन बना ले, लेकिन फिर भी अगर आपने खुद को एक तरह से कन्विंस कर लिया कि नहीं भाई मुझे तो अभी ना रिवाइज करना है, मुझे तो अभी ना चेक करना है जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन मुझको आता है, इसमें मैं भगदड़ नहीं मचाऊंगा, इसके अंदर मैं हेस्टी डिसीजन नहीं लूंगा और आराम से इसको सॉल्व करूंगा। अगर ये चीज आपने खुद से एक बार बोल दी, खुद से, भले ही मन ही मन में बोलो, बहुत स्लो बोलो कि नहीं यार इसको करना है, अच्छे से करना है, ये आता है ना तो इसमें 100% मार्क्स लेना है, अगर ये चीज खुद को रिमाइंड करा ली, मैं कह रहा हूं आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फिर देखो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि लंबा है बट ये सॉल्व हो जाएगा, उसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर दो। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन सीरीज में कुछ क्वेश्चन दिखाए जहां इक्विवेलेंट सर्किट मशीन का या पावर सिस्टम में इन्वॉल्व हो गया, जो कि 2 या 3 स्लाइड खा गया। आपको ये जज करना होगा, जैसे क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल का क्वेश्चन है पावर सिस्टम में, वो टाइम लेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। जिन टॉपिक से आपको पता है अक्सर क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं, जैसे नेटवर्क में अगर सेकंड ऑर्डर सर्किट आ गया तो सेकंड ऑर्डर सर्किट का सवाल लंबा जाता है। ठीक है यार, हो सकता है एक एक्सेप्शन हो, छोटा हो, लेकिन जनरल रूल तो यही कहता है ना सेकंड ऑर्डर सर्किट के सवाल लंबे हैं। तो बेटा इतनी प्रैक्टिस से आपको पता है किस टॉपिक से लंबा क्वेश्चन फ्रेम होता है, किससे छोटा। तो अगर आपको एक डाउट है कि ये लंबा जा सकता है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। अगर आपको करना आता है, बस आपको टाइम चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन ट्रिकी है और आपने आंसर निकाल भी दिया, आपने आंसर निकाल दिया बट अंदर से लग रहा है ना यार कुछ तो गड़बड़ है, क्वेश्चन तो ट्रिकी था, तो आप उसका आंसर मार्क करके फिर भी उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जिनको रिवाइज किया जाएगा। और आखिरी के 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आप लोग डेडिकेट कीजिए पेपर को रिवाइज करने में। कौन से रिवीजन करने हैं? सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। पूरा पेपर रिवाइज नहीं किया जाता। तो देखो क्या क्या कलर कोडिंग होती है। ग्रीन जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, आपने आंसर लगा दिया खत्म। रेड जिसका हवा ही नहीं है क्या होगा। पर्पल जो मुझे लगता है मैं बना सकता हूं लेकिन मुझे टाइम लगेगा, वो मार्क फॉर रिव्यू है। पर्पल प्लस अ ग्रीन टिक, दैट इज कि मैंने आंसर लगाया है बट आई हैव आल्सो मार्क्ड इट फॉर रिव्यू। तो ये पर्पल विद अ ग्रीन टिक जो है ना आखिरी के 20 मिनट में रिवाइज किए जाएंगे। अगर मान लो 20 में से 10 मिनट में रिवीजन हो जाता है, 10 मिनट फिर आपके पास बचते हैं, तब आप इस वाले पे जाएंगे जिनको आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में एक चीज का रखो बेटा, ऐसा कोई क्वेश्चन ना बचे कि सर मैं देख ही नहीं पाया। अगर ऐसा हो रहा है ना आप 65 क्वेश्चंस को व्यू भी नहीं कर पा रहे, माने कि आपकी पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी गलत है। इसीलिए बेटा पहले अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी अच्छा करें, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। अब बात आती है एनालाइज करने की। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर मेरे 40 मार्क्स आ रहे हैं, मैं कैसे इंप्रूव करूं। बेटा मैं नहीं बता सकता 40 मार्क्स किसी के आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं कि 70 आ रहे हैं। मैं सिर्फ आपको पॉसिबल रीजंस बता सकता हूं। आपके केस में कौन सा रीजन एक्चुअली एप्लीकेबल है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। तो बेटा पहले रीजन पता कीजिए। अब देखो ऐसा हो सकता है आपने पेपर में अटेम्प्ट ही कम किया, इसका मतलब आपने बहुत ज्यादा टाइम कुछ क्वेश्चंस को दिया तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, या तो आपके कंसेप्ट ही उस लायक नहीं थे कि आप अटेम्प्ट कर पाते। या ये हो सकता है सर गलतियां बहुत ज्यादा हो गई। गलतियां बहुत ज्यादा होने के भी बहुत से कारण हो सकते हैं। तो बेटा ये तो आप जब पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो उसके बाद आप आंसर की सॉल्यूशन देखते हो तो आप सबसे बेहतर जज हो ना कि आपके मार्क्स कटे कहां।
ये मैं थोड़ी बताता हूं, अगर मैं आपकी कॉपी चेक करता तो मैं आपको बता देता आपकी कॉपी में क्या क्या कमियां हैं, लेकिन आप यहां पे खुद ही बेटा सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा आपके मार्क्स कहां जा रहे हैं। अब देखो पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। पैनिक ड्यू टू टाइमर प्रेशर, अगर आपको ये लगता है ना कि टाइमर की टिक 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 के चक्कर में आपकी लग गई है एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे यहां पे बेटा, आप अपना टारगेट रिड्यूस कर लीजिए। आप एग्जाम में 65 क्वेश्चन का टारगेट ही लेके मत बैठिए, आप टारगेट लेके बैठिए बेटा 50 to 55 क्वेश्चन का। अब जब आप 50 क्वेश्चन करने जाते हो 3 घंटे में, तो आपका पर क्वेश्चन अवेलेबल टाइम बढ़ जाता है, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। कंसेप्चुअल एरर अगर आपके हो रहे हैं और दीज आर फ्रॉम पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे मान लो आप ये देख रहे हो ना, अक्सर आपका नाइक्विस्ट का क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, अगर ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक से है तो बेटा फिर इसका जुगाड़ है रिवीजन। कंसेप्चुअल एरर मिटाने का तरीका ही रिवीजन है, ठीक है। फिर अगला सिली मिस्टेक अब देखो क्या हो सकती है, फॉर्मूला एरर। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि आपको हमेशा क्या करना है कि राइट फॉर्मूला इन स्क्रैप पैड, मतलब ये आदतें आपको बदलनी होंगी बेस्ड ऑन कि आपका एरर क्या है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप टाइम बचाने के लिए फॉर्मूला मत स्किप करो बेटा, फॉर्मूला आप स्क्रैप पैड में लिखो और उस फॉर्मूले को एक बार रीड कर लो लिखने के बाद, ताकि आपको आइडिया लग जाए कुछ गलत तो नहीं है। कैलकुलेशन एरर हो सकता है, इसके लिए मैंने हमेशा 2 चीजें बोली हैं, रीचेक वैल्यूज सब्स्टिट्यूटेड इन कैलकुलेटर। अभी देखो मैं आप लोगों को डेली करा रहा हूं ना क्वेश्चन, तो कई बार मैं भी क्या नोटिस करता हूं ना, मैंने वैल्यू ही गलत डाल दी कैलसी में, 200 वोल्ट दिया था 240 वोल्ट डाल दिया। अब ऐसी सिचुएशन बेटा कैलकुलेटर की गलती तो है नहीं, वो तो निकल के चांटा मारेगा नहीं कि भाई तू गलत वैल्यू डाल रहा है, क्वेश्चन में तो ये दे रखा है, उसे क्या पता, क्वेश्चन उसका काम है कैलकुलेट करना। तो रीचेक कीजिएगा वैल्यूज एंड ऑल्सो रीचेक डेटा टेकन फ्रॉम कैलसी से जो वैल्यू आई है ना, आप अपनी कॉपी में नोट तो करोगे, बट उसको भी चेक कर लेना कि भाई कुछ गलती तो नहीं कर दी, कभी डेसिमल इधर का उधर हो गया हो, कोई डिजिट चेंज हो गया हो, वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो जब तक आप बेटा फिगर आउट नहीं करते हो ना कि कहां पे दिक्कत आ रही है, तब तक कुछ भी नहीं संभव होगा। अब इसके बाद देखो एक एनालिसिस और इंपॉर्टेंट है कि आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया और उस पे एवरेज बच्चों ने कितना टाइम स्पेंड किया। अगर देखो मान लो आपका 1 आध मिनट फालतू लगा, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन किसी क्वेश्चन में बच्चों ने 3 मिनट लिए हैं एवरेज और आप उसमें 8 या 10 मिनट खा गए, तो दैट शुड बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू कि यार ऐसे मुझे ना क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो जो मैंने अभी आपको अटेम्प्ट के टाइम पे बताया ना, जब आप स्टक हो जाते हो, आपसे गलतियां होती हैं, वही है ये टाइमर प्रेशर। जब एक क्वेश्चन को एक्सेसिव टाइम दे देते हो, तो अगले क्वेश्चन में गलती होना कंपलसरी है। फिर देखो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, यहां पे ये देखो कि जैसे 65 क्वेश्चन है, उसमें 55 टेक्निकल हैं, तो नेटवर्क कितने नंबर का आया, कितने क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का आया, सिग्नल कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया, मैथमेटिक्स का क्या हुआ, जो भी चीजें हैं। फिर इसमें से आपने कितने करेक्ट किए और कितने आपने इनकरेक्ट किए, यहां से आपको क्या पता चलता है ना, आपके वीक सब्जेक्ट मालूम चलते हैं, वीक सब्जेक्ट। क्योंकि जब वीक सब्जेक्ट मालूम चलेंगे तभी तो रिवीजन करोगे भाई। जब तक वीकनेस ही नहीं पता होगी, बीमारी नहीं पता होगी, तो दवाई किस चीज की लोगे। तो यहां से बीमारी आप जज कर लोगे जिसकी दवाई आप ले सकते हैं। अब यही काम रिवीजन में करना है। जब आपको पता चल गया ना आपका वीक एरिया कौन सा है, अब आप क्या करेंगे कि यहां पे 3 to 6 आवर्स आप डेडिकेट करोगे रिवीजन के लिए। इसमें आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे, यहां पे प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चन करोगे बेटा, स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, स्टार मार्क्ड क्वेश्चन, और फिर आप उसका एक सब्जेक्ट टेस्ट दोगे। स्टार मार्क्ड माने पूरी तैयारी में जो आपको अच्छे क्वेश्चन लगे, मे बी वो ट्रिकी थे, मे बी वो लेंदी थे, कंसेप्चुअल थे, या आपको बहुत ज्यादा सिखा के गए, उन क्वेश्चंस को आप रिवीजन में यूज कर सकते हो। और सब्जेक्ट टेस्ट देना इसीलिए जरूरी है ताकि आप जज कर पाओ कि भैया जो दवाई ली थी उसका फायदा हुआ भी या नहीं हुआ, है ना। सीधे मैच में उतरने से पहले प्रैक्टिस मैच तो खेल लो, तो इसीलिए सब्जेक्ट टेस्ट एक प्रैक्टिस मैच की तरह, और एक्चुअल मैच कौन सा हो जाएगा, मॉक टेस्ट। तो देखो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज पे आपको सिर्फ काम नहीं करना, हो सकता है आपकी एग्जाम देने की स्ट्रैटेजी गलत हो सकता है आप एक्सेसिवली क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा दिल पे ले रहे हो। मान लो आपका नेटवर्क अच्छा है तो आप नेटवर्क में अटक के रह जा रहे हो, सिग्नल अच्छा है आप सिग्नल के लिए इतना पॉजिटिव हो गए हो, इसको तो बना के ही चलना है। इन चीजों को भी बदलना है।
बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं ना, एक बच्चा बोला सर मैंने बहुत हार्ड वर्क कर लिया बट मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। अरे सिर्फ हार्ड वर्क नहीं चाहिए भैया, लास्ट मंथ में स्मार्ट वर्क भी चाहिए। तो दिमाग तो लगाओ, हार्ड वर्क करे कहां, मेहनत कहां की जाए। कल को मान लो पानी का कुआं खोदना है तो भाई वहां पानी भी तो होना चाहिए, सिर्फ खोदने से पानी थोड़ी निकाल दोगे। तो यानी स्मार्ट वर्क करना है, सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना है, सही पॉइंट पे मेहनत आपको करनी है। तो इसीलिए बेटा कई बार हो सकता है आपकी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज अच्छी है बट आप नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स में लैक कर रहे हो सकता है आप एक्सेसिवली प्रेशराइज फील कर रहे हो सकता है आप एक्सेसिवली क्वेश्चन में टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो इन आदतों को सुधारना है। अगर आप एंग्जाइटी फेस कर रहे हो, प्रेशर फेस कर रहे हो, तो भाई सामने एक पोस्टर लगा लो कि कीप काम, एवरीथिंग इज ऑन द ट्रैक। तो खुद को रीएश्योर करते रहो यार, अपने मन को बहलाना पड़ेगा कि हो जाएगा भाई, तू कर सकता है। हर साल इतने बच्चे रैंक लाते हैं, मार्क्स लाते हैं, भाई तुम भी ला सकते हो। उनको कोई ऐसा वरदान, कोई ऐसा ना उनको पास पावर नहीं होती है जो वो कर ले। वो लोग भी नॉर्मल स्टूडेंट्स ही होते हैं, जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस खुद को रिमाइंड करते रहो दैट इट इज वेल विद इन योर कैपेबिलिटी। और अगर डर लग रहा है ना बेटा हारने का, इसका मतलब है आप सीरियस एस्पिरेंट हो, क्योंकि जिसने तैयारी नहीं की वो क्यों हारने से डरेगा। तो ये एक प्रतीक है, ये कह सकते हो, ये एक सर्टिफिकेट है कि हाँ भाई आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आप अच्छा मेहनत किए हो। तो बेटा घबराओ मत, बस आगे बढ़ते चलो। और देखो 2-3 वीक सब्जेक्ट पता कर लेना जो आपने एनालिसिस किया है, और अगले मॉक टेस्ट से पहले उनको रिवाइज कर लेना। रिवीजन का मैंने प्रोसेस बता दिया, इससे क्या होगा अगले मॉक टेस्ट में वीकनेसेस आपकी कम होने लगेंगी। और वीकनेस के हिसाब से रिवाइज करते रहो। फेब में जो 4-5 दिन बचेंगे उसमें सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट नोट से एक बार रीड कर लेना, तब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अगले आने वाले दिनों में आप इस स्ट्रैटेजी का यूज करके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर पाओगे। और भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, और देखो यार 2024-25 वाले बच्चों के लिए हमारा लेटेस्ट बैच 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है फॉर 24। ठीक है, ईसी इलेक्ट्रिकल, इसका मैं स्ट्रैटेजी सेशन ले रहा हूं 18 को। शंकर सर इसमें सिग्नल लेके आ रहे हैं, डिजिटल लेके आ रहे हैं रेड्डी सर, और ये ईसी इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए है। ऐसी 25 वाले बच्चों के लिए बुनियाद बैच है, ये भी 18 से स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रैटेजी सेशन है 18 को, लेकिन इसमें एट अ टाइम एक ही सब्जेक्ट लगा रहे हैं, सिर्फ सिग्नल लगा रहे हैं। खासियत दोनों बैचेस की है, गेट, ईएससी, आईआरएमएस ऑप्शनल, यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल, सबके लिए वैलिड है। तो अगर इस बैच को आप अटेंड करोगे तो दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां इलेक्ट्रिकल या कम्युनिकेशन पूछा जाए और आप ना कर पाए। और देखो भाई हर संडे आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करा रहे हैं जो कि ऑल इंडिया लेवल पे है, गेट पैटर्न पे है, गेट के इंटरफेस पे है, और यहां पे आपको ऑल इंडिया लेवल पे अंदाजा लगता है आपकी तैयारी का, आपकी प्रिपरेशन का, जिसके बेसिस पे आप इंप्रूव कर सकते हो और यहां स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हो। ठीक है, तो इन टेस्ट को मिस मत करना, ये आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। आपके लिए इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे आप एनरोल कर सकते हो यूजिंग कोड अंकित ESE। कोई भी बैच ज्वाइन करना है अनअकैडमी का, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो वहां पे भी आप कोड लगा सकते हो अंकित ESE। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर जरूर कर देना, कमेंट करना और मुझे बताना और किस बारे में वीडियो चाहिए और ये वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है, तो मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक इट।